stretching legs. নমস্তে, অ্যাপোলো ক্লিনিকের ডিয়ার ডক্টরে আপনাদের স্বাগত। আমাদের প্রথম বিভাগ ভিজিটিং আওয়ার, যেখানে আজ আমরা কথা বলবো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডক্টর বিনয় মহেন্দ্রার সঙ্গে। আজকের আলোচনার বিষয় হলো রোবোটিক ইউরোলজিক সার্জারি। Dr. Mahindra, thank you for coming to Apollo Clinical's Dear Doctor Show. এটা আমাদের ভিজিটিং আওয়ার্স। তো আজকের এই এপিসোডে আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিকতম সংযোজন, the latest entrant to modern medical science, which is robotic surgery. Sir, from the layman's perspective, এই robotic surgeryটা কি? रोबोटिक सर्जरी लेटेस्ट एडवांसमेंट है मिनिमली इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में। इसमें रोबोट ऑपरेट नहीं कर रहा है, रोबोट मशीन सर्जन को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है, जिससे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और सेफली और इफ़ेक्टिवली पेशेंट के लिए करी जा सकती है। इसमें पेशेंट की बॉडी में टाइनी होल्स करे जाते हैं, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम लोग करते हैं, और उसके थ्रू कुछ स्पेशल रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं जो कि सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट्स को रोबोटिक मशीन में कनेक्ट कर दिया जाता है। सर्जन जैसे सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में या ओपन ऑपरेशन में पेशेंट की साइड में खड़ा होकर ऑपरेट करता है, इसमें रोबोटिक मशीन में इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके, और सर्जन एक मास्टर कंप्यूटर कंसोल होता है जो ऑपरेटिंग थिएटर में एक कॉर्नर में होता है, और सर्जन उसमें बैठ के अंदर पेशेंट की बॉडी की इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज उसमें आती है उस मास्टर कंप्यूटर कंसोल में, और रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स को सर्जन उस मास्टर कंप्यूटर कंसोल से कंट्रोल करता है। मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी के कंपैरिजन में ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, इसलिए सर्जन काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरीज जो लैप्रोस्कोपी से संभव नहीं होंगी या बहुत डिफिकल्ट होंगी, उनको काफ़ी सिंपल वे में कर लेता है। আমরা ভাবছি রোবোটিক সার্জারি মানে রোবটই সব করছে সার্জন। সো হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ আ সার্জন ইন দিস সার্জারি? रोबोट ऑपरेट नहीं करता है, सर्जन ही ऑपरेट कर रहा है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी और इस मशीन की हेल्प से डिफिकल्ट सर्जरीज बहुत आसान हो जाती हैं। अगर हम ये कहें कि सर्जन और रोबोट का क्या रिलेशन है इसमें, तो इट इज़ अ मास्टर एंड स्लेव। सर्जन इज़ द मास्टर और रोबोटिक मशीन सर्जन का स्लेव है। तो अगर सर्जन कुछ नहीं कर रहा है और रोबोट को पेशेंट को अटैच कर दिया गया है, तो पेशेंट के अंदर वो रोबोटिक मशीन कुछ भी नहीं करेगी। तो सर्जन ही ऑपरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रोबोटिक टेक्नोलॉजी। আচ্ছা স্যার, এই নর্মাল যে জেনারেল বা ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি আর রোবোটিক সার্জারি, এর ডিফারেন্সটা কি? আর रोबोटिक सर्जरी एडवांटेज ओवर नॉर्मल सर्जरी टाइप की? अगर आप सबसे पहले आप सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को लीजिए, तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट डिफरेंस है कैमरा में। कैमरा सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का 2 डायमेंशनल इमेज देता है, जैसा हम लोग टीवी पे देखते हैं उस तरह का इमेज आता है। जो हम लोग को मैग्निफिकेशन मिलता है पेशेंट की बॉडी के अंदर का, सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में 5 to 6 टाइम्स मिलता है। अब अगर यही हम लोग कैमरा का डिफरेंस रोबोटिक टेक्नोलॉजी में देखें, तो इसमें हमें रियल टाइम 3D इमेज मिलती है इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑर्डिनरी 2D। तो जब मास्टर कंप्यूटर कंसोल में आप उस 3D इमेज में देखते हैं, तो एज अ सर्जन आपको ये फील होता है कि आप जैसे पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर हैं, जिस टिश्यू को आप ऑपरेट कर रहे हैं आप वहीं पे खड़े होंगे, उसके चारों तरफ, इन फ्रंट, इवन बिहाइंड दैट ऑर्गन के पीछे भी बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देता है, जो 2D इमेज में संभव नहीं है। दूसरे, इट इज़ अ हाई डेफिनेशन इमेज, तो क्लैरिटी इमेज की बहुत ज़्यादा है। सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में इसमें मैग्निफिकेशन 15 टाइम्स ज़्यादा है, 15 टाइम्स मोर मैग्निफिकेशन। तो हमको एक तो 3D इमेज मिल रही है, ज़्यादा क्लियर इमेज मिल रही है, और ज़्यादा मैग्नीफाइड मिल रही है। तो अगर एज अ सर्जन हम ज़्यादा अच्छा देख सकते हैं,
तो इवन छोटे छोटे टिश्यूज जो हमें अदरवाइज क्लियर नहीं दिखाई देंगे वो भी क्लियर होंगे, तो सर्जरी की सेफ्टी बढ़ जाती है पेशेंट। अच्छा सर, এই রোবোটিক সার্জারিতে ইনস্ট্রুমেন্টের কি ভূমিকা আছে এটা যদি বলেন। अगर आप सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम लोग कंपेयर करें तो सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स बेस से लेकर टिप तक एक स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा, तो अगर हमें उस इंस्ट्रूमेंट को बाहर से एज अ सर्जन मूव करना है तो उन इंस्ट्रूमेंट को हम अपने हैंड में पकड़ के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट और फ्रंट एंड बैक जस्ट 4 डिग्री मूवमेंट है, 1 2 3 4 डायरेक्शन मूवमेंट। ओके। अगर हमें किसी डिफिकल्ट एरिया में अंदर या तो कुछ डिसेक्शन करना है या स्टिचिंग करनी है और टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर स्ट्रेट है तो कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें यहाँ पे काम करना है, अंदर से इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ नहीं ले जा पा रहे। भाई जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें एंडो रिस्ट टेक्नोलॉजी है, तो इंस्ट्रूमेंट स्ट्रेट तो मूव हो ही सकते हैं, साथ में इफ आई वांट टू कि ये इंस्ट्रूमेंट हम स्टिल रखें और सिर्फ टिप पे मूव करें, तो हमारी जैसे रिस्ट मूव कर रही है या हमारी फिंगर्स मूव कर रही हैं, हम सिर्फ टिप पे इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह मूव कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट एरिया में डिसेक्शन या स्टिचिंग जो कि अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत आसान हो जाता है। মানে আপনি যে কোনো বডি পার্টে 360 ডিগ্রি আপনি ওটাকে অ্যাক্সেস করতে एक्सेस कर पाएंगे। স্যার আপনার কথা শুনে তো আমার এমনিতে পেট শিরশির করছে। ইনফ্যাক্ট সাধারণ মানুষের এই সার্জারি কথাটা শুনলে পরেই তারা ভয় পেয়ে যায়, তার উপর আবার রোবোটিক সার্জারি শুনলে ভাবে কি না কি রোবট সার্জারি করছে বা তাতে যদি আরও আমাদের ক্ষতি হয়ে যায়। তো স্যার ফ্রম দ্য লেম্যানস পার্সপেক্টিভ আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, সে এই রোবোটিক সার্জারি আমাদের জন্য কতটা সেফ? इट इज़ क्वाइट नेचुरल। किसी को भी सर्जरी एडवाइस करेंगे, चाहे वो माइनर सर्जरी हो चाहे मेजर सर्जरी हो, फॉर अ सर्जन पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए इक्वल एंजाइटी होती है। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि किसी भी सर्जरी को ज़्यादा सेफ कर दे पेशेंट के लिए, उससे एक तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम हो जाएगा, पेशेंट की सर्जरी की क्वालिटी बढ़ जाएगी अगर इंस्ट्रूमेंट और विजन पेशेंट सर्जन को अच्छा मिल रहा है, और ओवरऑल सेफ्टी पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ सर्जरी ज़्यादा अच्छी होगी तो पेशेंट को रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा और पेशेंट ज़्यादा जल्दी अपनी फैमिली के पास घर जा सकता है और ज़्यादा जल्दी अपने वर्क में वापस जा सकता है। तो इनफैक्ट रोबोटिक सर्जरी के साथ में व्हाट आई फील इज कि लोगों को एप्रीहेंशन होने की बजाय आई थिंक दे शुड फील मोर रीअश्योर्ड कि इससे द सेम ऑपरेशन कैन बी डन ज़्यादा सेफली कंपेयर टू सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। আচ্ছা স্যার, আরেকটা কথা আমরা শুনেছি, প্রায় শুনি এখন যে এই রোবোটিক টেকনোলজি ইউরোলজিক্যাল সার্জারিতে আজকাল ব্যবহার হচ্ছে, এটা সম্বন্ধে যদি আপনি একটু আমাদের বলেন। श्योर। रोबोटिक सर्जरी यूरोलॉजी एज ए स्पेशलिटी में रिवॉल्यूशन किया है। जैसे प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी जो हम लोग करते हैं जिसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। प्रोस्टेट बहुत डीप होता है पेल्विस के अंदर, डिफिकल्ट एरिया में होता है। अगर ओपन ऑपरेशन करें या सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी करना काफ़ी डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस भी होता है, और उसके बाद जो हम लोग रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं पेशाब की थैली को यूरिनरी पैसेज से फिर से ज्वाइन करने वाला ऑपरेशन प्रोस्टेट को निकालने के बाद वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी से, जिसको हम लोग रोबोटिक असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, सेम ऑपरेशन कैंसर क्लियरेंस में हेल्प करता है, ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि अगेन द सेम थिंग, हमारा कैमरा प्रोस्टेट के पास पहुंच जाता है। 3 डायमेंशनल इमेज से अंदर ऑपरेट करना, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी तरह दिखाई देते हैं, ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है, और इतने डीप एरिया में स्टिच करना पेशाब की थैली को वापस यूरिनरी पैसेज से बहुत आसान हो जाता है। तो सर्जरी बहुत सेफ हो जाती है, कैंसर क्लियरेंस बहुत अच्छा होता है, ब्लीडिंग कम होती है, और चूंकि रिकॉन्स्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा इसका रोल किडनी कैंसर में है। ज़्यादातर किडनी कैंसर ऑपरेशन में पूरी किडनी निकाल दी जाती है। इस टेक्नोलॉजी से हम लोग को मिनिमली इन्वेजिव वे में हम लोग सिर्फ किडनी कैंसर को निकालते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में किडनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
कैंसर क्लियरेंस को कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, उसके बाद भी किडनी हम लोग बचा लेते हैं। अच्छा, दैट इज वन थिंग। ब्लड लॉस इसमें बहुत कम होता है। ये ऑपरेशन अदरवाइज करने के लिए पेशेंट को पूरे पेट में ऊपर से नीचे तक काटना पड़ता है, जो कि ये मिनिमली इन्वेजिव वे में करके पेशेंट 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन के अंदर घर चला जाता है। अच्छा, 1 सप्ताह के अंदर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इसके अलावा इसका रोल पेशाब की थैली के कैंसर में है। अगर पार्ट ऑफ पेशाब की थैली निकालना है ब्लैडर कैंसर के लिए, या पूरा यूरिनरी ब्लैडर निकालना है, जिसको हम लोग रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसके लिए अगेन बड़े कट की जरूरत पड़ती है। पूरा ऑपरेशन रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिना किसी कट के पेशेंट में किया जा सकता है। इसके अलावा इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ कैंसर में ही इसका रोल है यूरोलॉजी में, इसका रोल रिकॉन्स्ट्रक्शन में भी है। किडनी ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, जिसके ऑपरेशन के लिए ओपन सर्जरी मेजर करनी पड़ती है। अच्छा, वो लैप्रोस्कोपिक वे में रिकॉन्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत आसान हो जाता है। स्टिचिंग बिकम्स वेरी इजी, तो रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस का बहुत अच्छा होता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कई कारण होते हैं जिनमें रोबोटिक सर्जरी, जैसे एक वीवीएफ करके होता है, वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला, जिसमें फीमेल्स में वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्शन हो जाता है, जिसके लिए मेजर ऑपरेशन होता है। वो यूरोलॉजी में हम लोग रोबोटिक से बिना किसी कट के कर सकते हैं, विदाउट एनी कट्स। या कॉम्प्लेक्स स्टोन डिजीज जिसमें पेशेंट को मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या मेजर ओपन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, कई पेशेंट्स उसमें ऐसे सूटेबल होते हैं जो रोबोटिक सर्जरी से सिंगल स्टेज में सारा स्टोन क्लियरेंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप हमसे इस समय देखो कि कितने % यूरोलॉजिकल सर्जरी रोबोटिक में शिफ्ट हो सकती है with benefit to the patient, not just की टेक्नोलॉजी ही यूज करनी है, with direct benefit to the patient, I think about 70 to 80% यूरोलॉजिकल सर्जरी शिफ्ट हो जाएगी रोबोटिक सर्जरी की तरफ to give better results to the patient। স্যার, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে তাহলে বোধহয় নর্মাল প্রসিডিয়ার কি চলে যাবে? এখন ধরুন সব প্রসিডিয়ার কি তাহলে রোবটিক টেকনোলজির দ্বারা হবে? আপনার কি মনে হয় ইন মেবি 15 or 20 ইয়ার্স যে রোবটিক সার্জারি কি এমনি সার্জারিকে রিপ্লেস করবে, নাকি সার্জনের হাত তখনও? I do get robotic surgery एक तो फ्यूचर नहीं है, it is a present, it is there in present today, and I can tell you it is going to stay, and it is going to become more and more popular, because as a doctor I know with this technology how much better a job as a surgeon आप कर सकते हो पेशेंट के लिए। प्लस इट इज अ रियलिटी टुडे, यूएस में, यूरोप में, एशिया में भी, इवन इन इंडिया नाउ रोबोटिक सर्जरी पॉपुलर और हो रही, और उसका रीजन एक ही है कि सर्जन्स हैव सीन द एडवांटेज जो वो पेशेंट को दे सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। फ्यूचर आई एम कॉन्फिडेंट कि अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोलॉजिकल स्पेशलिटी एटलीस्ट रोबोटिक सर्जरी में रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आप इन जनरल पेशेंट के एडवांस ट्रीटमेंट में देखो, फ्यूचर ऑफ रोबोट्स स्मॉल होते जा रहे हैं। रिसर्च हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू मेक माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स, व्हाट इज कॉल्ड एज नैनो रोबोट्स। द स्मॉलेस्ट रोबोट अबाउट 250 by 150 माइक्रोन का ऑलरेडी बना लिया गया है। रिसर्च इज गोइंग ऑन टू मेक अ रोबोट जो कि एक बैक्टीरिया का साइज है। इवन 50 माइक्रोन रोबोट के ऊपर टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, जो कि वेरी कॉन्फिडेंटली इन नेक्स्ट 5 to 10 years विल बी अवेलेबल। उससे एडवांटेज टारगेटेड जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, एक पर्टिकुलर कैंसर सेल में ले जाना, दीज रोबोट्स विल बी डूइंग दैट एंड दे विल बी कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड, व्हिच विल हैपन। सो इट इज नॉट जस्ट इन सर्जरी, द रोबोट इज गोइंग टू, what I feel is going to change the way काफी ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं पेशेंट बॉडी में। স্যার, এই তো একদম অ্যাডভান্স টেকনোলজির কথা বললেন, তো আমাদের ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এই ধরনের সার্জারি, রোবটিক সার্জারি কটা বা কোন কোন হাসপাতালে যদি হয় যদি জানেন? At present in eastern India and northeast part of India, Apollo Gleneagles Hospital, Kolkata is the only place जहाँ पे ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है। পুরো ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে একমাত্র পলো গ্লেনিগলস হসপিটালসেই খালি এই ফ্যাসিলিটিটা এখন প্রাপ্ত হচ্ছে। Yes. My God, this is very impressive. Thank you, Dr. Mohendra. Thank you very much for coming to our show. আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম
স্পেশালি ফিউচার অফ সার্জারি আর ইউরোলজিক্যাল সার্জারিতে রোবোটিক টেকনোলজির কি ভূমিকা সেটা আপনারা ভালো করে বললেন, এবং আমার ধারণা যারা শুনছেন তারা এরপরে আরও অনেকটা নিরাপদ বোধ করবেন যখন কোনো ইউরোলজিক্যাল প্রসিডিয়ার তারা ফেস করতে যাবেন। থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন। আমাদের অ্যাপোলো গ্লেনিগালস ডিয়ার ডক্টরের টিমের থেকে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। ডক্টর বিনয় মহেন্দ্রার সঙ্গে কথা বলার পর এবার আমরা চলে যাব ফেসিলিটিস অর্থাৎ আমাদের পরের বিভাগে, যেখানে আমরা দেখব অ্যাপোলো গ্লেনিগালস হসপিটালে কি কি সুবিধা রয়েছে এই রোবোটিক ইউরোলজিক সার্জারির সম্পর্কে। কল্পবিজ্ঞান নয়, এই সময়ের অতি উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে দা ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম, যাকে আমরা সার্জারির রোবট বলি, সুন্দরভাবে, নিখুঁতভাবে, নির্ভুলভাবে, কোনো রকম ভুলভ্রান্তি না করে অপারেশনের ক্ষেত্রে রোগীকে দিয়ে চলেছে 100% সুরক্ষা ও নিশ্চিন্ততার আশ্বাস। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পুরুষ ও মহিলাদের প্রায় সব অপারেশন, এমনকি যেগুলি ডেলিকেট ও জটিল, সেগুলিও অপারেশন করছে রক্তমাংসের ডাক্তার নয়, এই যন্ত্র নাম রোবট। অথচ রক্তক্ষরণ প্রায় নেই, কাটাকাটি মাত্র 2-3 সেন্টিমিটার। এই দা ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেমকে দেখতে অনেকটা ফোক্সওয়াগনের মতো, প্রায় 6 ফুট একটা ফ্রেম আর 4টে হাত, যেগুলো 360 ডিগ্রি ঘুরতে পারে। আছে পেশেন্ট সাইড কাট, যেখানে সার্জারি চলাকালীন রোগীকে শুইয়ে দেওয়া হয়। পায়ে আছে চাকা। যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো আছে হাই ডেফিনিশন 3D ক্যামেরা, প্রয়োজন হলেই ক্যামেরায় ঝকঝকে ছবি। হাতে আছে লেজার ছুরি কাঁচি, আরো কত কি। ভেতরে আছে সেন্সর কম্পিউটার, আছে টিউবের মতো দেখতে স্পেকট্রোমিটার, আছে প্রপ্রাইটারি এন্ডোরেস্ট ইনস্ট্রুমেন্টস। এইসব রোবটকে হতে হয় স্বয়ং সম্পূর্ণ। দা ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম তৈরি হয়েছে স্টেট অফ দ্য আর্ট রোবোটিক প্রযুক্তির দাক্ষিণ্যে। এর ফলশ্রুতিতে সার্জনের কাছে থাকা শুধু রিমোট কন্ট্রোল, কম্পিউটার প্রেরিত ছবি ও তথ্য ধরার গ্রাহক যন্ত্রের উপর নির্ভর করে সূচিত হয় নির্ভুল ও নিখুঁত অপারেশন। জটিল অঙ্গ সংস্থানিক অবস্থানের জন্য প্রোস্টেট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে রোবোটিক সার্জারি ব্যাপক ও সফলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিডনি ক্যান্সার সার্জারি ও লেজার এক্সটেন্ড সার্জারি অফ ব্লাডারের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার যথেষ্ট সফল। নবতম রোবোটিক ডিভাইসেস, যেগুলি ন্যূনতম ইনভেসিভ, সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন কিডনি টিউমারের চিকিৎসায় আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবস, প্রস্টেট ব্রেকিথেরাপির চিকিৎসায় ইত্যাদি। এক লহমায় নিখুঁত অপারেশন, একেই তো বলে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ, রোবোটিক সার্জারির জাদু। অ্যাপোলো গ্লেনিগালস ডিয়ার ডক্টরের আজকের এই পর্বের শেষ বিভাগে পৌঁছে গেছি আমরা, দ্য ট্রুথ অ্যাবাউট। এখানে থাকবে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য এবং হাসপাতাল পরিষেবা নিয়ে নানা কথা, যা আমরা জেনে নেব প্রখ্যাত হাসপাতাল বিশেষজ্ঞা ডক্টর রূপালী বাসুর কাছে সরাসরি। নমস্তে, গুড ইভিনিং। আশা করি সকলে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমরা অসুস্থ হলে চিকিৎসকের কাছে যাই, পরিস্থিতির প্রয়োজনে ডাক্তারের নির্দেশে আমাদের কখনো কখনো হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয়। হাসপাতালে নির্দিষ্ট সময় চিকিৎসার পরে একটা সময় আসে যখন আমাদের হাসপাতাল ছেড়ে আবার ঘরে ফেরার পালা আসে। এটাই হলো ডিসচার্জ ফ্রম হসপিটাল। কোনো চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতালে রোগীদের ছুটি দেবার পদ্ধতিগত ব্যাপারটি কেয়ার প্রসেসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন রোগীকে ছুটি দেওয়ার অর্থ হলো সেই রোগীটি হাসপাতালের একটা বিশেষ ধরনের প্রথাবদ্ধ যত্নশীল পরিবেশ থেকে ঘরোয়া পরিবেশে স্থানান্তরিত হলেন। এখানে রোগী এবং রোগীর পরিবার দুজনকেই আধুনিক, উন্নত, প্রশিক্ষিত কেয়ার সাপোর্ট ছাড়াই দিন কাটাতে হচ্ছে। তাই যখন কোনো হাসপাতাল থেকে রোগীকে ডিসচার্জ করে দেয়া হয়, তখন কিন্তু রোগী এবং রোগীর পরিবারের কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। 1 নম্বর, কর্তৃপক্ষের তরফে আপনাকে একটি ডিসচার্জ সামারি দেয়া হবে।
সেখানে থাকবে আপনার ডায়াগনোসিস, হাসপাতালে ভর্তির কারণ, হাসপাতালের নানা চিকিৎসা সম্বন্ধিত বিস্তারিত তথ্য এবং অবশ্যই একটা ডিসচার্জ অ্যাডভাইস, যেখানে ওষুধ, ডায়েট, পরবর্তী কনসালটেশনের সময় নির্দেশ এবং রোগ সম্বন্ধে তথ্য সমৃদ্ধ বিবরণ লেখা থাকবে। 2 নম্বর, আপনাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে, অভ্যেস করে নিতে হবে কি করে বাড়িতে ওই ঘরোয়া পরিবেশে আপনার ক্ষতস্থানগুলি ভালো করে পরিষ্কার করবেন, কিভাবে নেবুলাইজার লাগাবেন বা গ্লুকোমিটার জাতীয় ডিভাইসের ব্যবহার করবেন বা কিভাবে ভালো থাকবেন। সেই সঙ্গে আপনাকে সময় মতো ওষুধ খেতে হবে এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার চেষ্টা করতে হবে। 3 নম্বর, হাসপাতাল থেকে ছাড়ার আগে রোগীর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক, নার্স সকলে মিলে এই ছুটি প্রদানের পদ্ধতিগত বিষয়টি রোগীকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। আসলে হাসপাতাল থেকে যখন রোগী ছাড়া পান তখন একটা বৃহৎ মুক্ত পরিবেশে আসার আনন্দে তিনি বা তার পরিবার হাসপাতালের কড়া ডিসিপ্লিন অনেক সময় মানতে পারেন না। ফলে খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে কিংবা জীবন চর্চার ক্ষেত্রে কিংবা প্রেসক্রিপশনের নিয়ম থেকে অনেক সময় অনিয়ম হতে থাকে। এটাতে রোগটি আবার বৃদ্ধি পেতে পারে, নয়তো অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় জটিলতা শুরু হতে পারে। সবসময় মনে রাখবেন, এর ফল অনেক সময় খুব খারাপ হতে পারে। তাই বলি, হাসপাতাল থেকে ছুটি দেয়া হলেও পরবর্তী যত্নে যেন বিন্দু মাত্র ত্রুটি না থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের বিপদের আশঙ্কা আছে। আজ এই পর্যন্ত, আবার সামনের সপ্তাহে। নমস্তে।